हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पायनियर एजुकेशन एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम नए क्लास के चैप्टर 1 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो हमारा क्लास 7 का चैप्टर 1 है। इसका नाम है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन। तो हम जिस 1000 वर्ष का यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं, उसका मुख्य फोकस रहेगा 700 से 1750 ईस्वी तक के दौरान का। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हमारा समाज जिस वैचारिक बौद्धिक विकास तक पहुंच चुका है, यहाँ तक पहुंचने में उसे एक लंबे चरण से गुजरना पड़ा है। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे एक व्यक्ति है अल इदरीसी, यह था अरब मानचित्रकार। इसने जो मानचित्र बनाया है भारतीय उपमहाद्वीप का, तो जो वर्तमान का मानचित्र है उससे इसने क्या किया, उसे उसकी स्थिति को उल्टा कर दिया है। जैसे ऊपर इसने दक्षिण भारत को दर्शाया, तो नीचे उत्तर भारत को, और यहाँ ऊपर की ओर इसने श्रीलंका को दर्शाया है। इसने जो यह मानचित्र बनाया वो 1152 ईस्वी में बनाया। अब इसके लगभग 700 साल बाद एक और फ्रांसीसी मानचित्रकार आता है। इसने जो मानचित्र बनाया वो आज के मानचित्र से काफी साम्यता रखता है, लेकिन यहाँ मैं जो बात स्पष्ट करना चाहता हूँ वो ये कि आज के मानचित्र में जो भारतीय उपमहाद्वीप की आंतरिक जो जानकारी है क्षेत्रों की, वो सूक्ष्मता आपको प्राप्त होती है, वो आपको यहाँ नहीं दिखाई पड़ती है। तो इसे हम क्या देख रहे हैं कि जानकारियों का क्रमिक विकास होता चला जा रहा है, और जो पुरानी जानकारी है वो एक आधार का काम कर रही है, और जो पुराने अनुभव है वो हमें कुछ नया और बेहतर करने की प्रेरणा दे रहे हैं। ठीक है। अब इतने लंबे समय के दौरान जो मानचित्रण का अंकन, उसका विज्ञान, उसका मानक, उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। अब इतिहासकार जब इतिहास का अध्ययन करते हैं तो जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, जिसमें अभिलेख हो गए, लेख हो गए, पांडुलिपि, इन सबों का अध्ययन करते समय वे किन चीजों की जानकारी रखते हैं वो हम देख लेते हैं। वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। अब पहले के सूचना जो इकट्ठा किया करते थे, जिस पर उनका मुख्य बल रहा करता था, वो पुरातात्विक खुदाई, अभिलेख, ये सब था। लेकिन बाद के समय में लिखित सामग्री है, उसका जो प्रभुत्व है वो बढ़ता चला गया। ठीक है। तो इतने वर्ष के दौरान आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से निर्भरता है वो शिफ्ट करती चली गई है दूसरी ओर। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना क्यों आवश्यक था? जैसे इस दौरान जो भाषा था उसमें परिवर्तन आया। जैसे न सिर्फ व्याकरण में और शब्द भंडार में, अपितु इसके अर्थ में भी परिवर्तन दिखाई देने लगा। जैसे मध्यकाल का फारसी और आधुनिक काल का फारसी, इन दोनों में काफी अंतर व्याप्त है। ऐसे में यदि इतिहासकार इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे कि यह किस कालखंड से बिलोंग करता है, तो इतिहास निर्माण में विकृति दिखाई पड़ सकती है। तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे एक शब्द का परिवर्तन होता चला गया है उसके अर्थों में। जैसे हिंदुस्तान, इस शब्द का वर्तमान समय में क्या अर्थ है? यह एक राष्ट्र राज्य है। हम इसे एक राष्ट्र राज्य के रूप में संदर्भित करते हैं। लेकिन जब बात 13वीं शताब्दी के फ्रांसीसी इतिहासकार मिन्हाज या सिराज की आती है, तो उसने किया था इस शब्द का प्रयोग सल्तनत दिल्ली सुल्तान थे उनके अंतर्गत, उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को उसने नाम दिया था। जैसे जिसमें पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के क्षेत्र इनमें शामिल थे। समय के साथ में सुल्तान का जो अधिकार क्षेत्र बढ़ता चला गया, लेकिन एक बात जो देखने को मिलती है वो ये, इसमें दक्षिण भारत का सम्मिलन कभी नहीं हुआ। ठीक है। अब हम एक और देखते हैं
16वीं शताब्दी आई, इसमें एक बाबर शासक आया। उसके लिए इतिहास का अर्थ था हिंदुस्तान का, वो यहाँ की संस्कृति, निवासी, पशु, भूगोल को नाम देता था हिंदुस्तान का। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अर्थ में परिवर्तन आता चला गया है। तो जो हिंदुस्तान का वर्तमान में राष्ट्रीय और राजनीतिक महत्व है वो यहाँ नहीं दिखाई पड़ता है, और उस शब्द का परिवर्तन, उसके अर्थ में परिवर्तन होता चला गया है। अब मैं एक और शब्द आपको दिखाता हूं और उसके थ्रू समझाने का प्रयास करता हूं। विदेशी, इस शब्द का अर्थ होगा ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो, भारतीय न हो। लेकिन जब मध्यकाल में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि इस शब्द का प्रयोग वैसे व्यक्तियों के लिए किया जाता था जैसे ये गांव है। यदि कोई एक व्यक्ति दूसरे गांव से आ रहा है, दूसरी जगह से आ रहा है और वो इनकी संस्कृति से मेल नहीं खाता, इनके समाज से मेल नहीं खाता, तो यह व्यक्ति, अनजान व्यक्ति, उनके लिए विदेशी होगा। लेकिन जब दूसरा कोई इसी गांव का व्यक्ति, चाहे वो उसका धर्म अलग हो, संस्कृति अलग हो, इनके लिए विदेशी ना होकर उसके पहचान का देशी व्यक्ति होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं किस प्रकार शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं इतिहासकार और उनके स्रोत। अगला जो हमारा टॉपिक है इतिहासकार और उनके स्रोत। जो हमारा, मैं फिर से आपका ध्यान इंगित करा दूं, जो हमारा जो मुख्य बल है वो इस कालखंड पे है। तो अभी तक इतिहासकार इतिहास का निर्माण करने के लिए अभिलेख का सहारा ले रहे थे, सिक्कों का सहारा ले रहे थे, लिखित सामग्री, पांडुलिपियों का सहारा ले रहे थे। लेकिन यहाँ एक चीज की व्यापकता दिखने को मिलती है, लिखित सामग्रियों का। इस काल तक आते आते इतिहासकार लिखित सामग्रियों पर अधिक निर्भर होने लगे, क्योंकि इनकी संख्या और साथ में विविधता बढ़ने लगी। अब अलग अलग काल, अलग अलग प्रकार के साहित्य, कुछ कवि लिख रहे हैं, कुछ इतिहासकार, अलग अलग कहानीकार सामने आ रहे हैं, तो विविधता बढ़ रही है, साथ में संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे में जो इतिहासकार थे उनके लिए इतिहास के निर्माण के लिए इसका प्रयोग करना अति आवश्यक हो गया था। अब अचानक लिखित सामग्रियों की संख्या बढ़ने लगी थी। इसके पीछे मुख्य जो वजह था वो कागज का सामान्य होना, अर्थात कागज का सस्ता होना। इस काल तक आते आते कागज अत्यधिक सस्ता हो गया। तब धर्मग्रंथ, शासक अपने वृत्तांत लिखने लगे, व्यापारी अपने लेखा जोखा लिखने लगे, जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो प्रशासन का ब्यौरा लिखने लगे। अब इन सभी, जैसे जो लेखक थे वो इन पुस्तकों को संग्रहालय करने लगे पुस्तकालयों में। जितने प्रशासनिक रिकॉर्ड हैं उन्हें रखा जाने लगा अभी लेखागारों में। जैसे जो शासक हुआ करते थे, जो व्यापारी थे, ये सब अपनी जो रिकॉर्ड थे उन्हें संजो के रखते थे अभिलेखागारों में और पुस्तकालयों में। इन्होंने जो वर्तमान इतिहासकार हैं उनके लिए एक आसानी प्रदान की, और क्या की, स्रोत की बहुलता हो गई इनके पास, कि आसानी से इन्हें स्रोत मिलने लगे और इतिहास का निर्माण करना इनके लिए अपेक्षाकृत आसान होता चला गया। किंतु यहाँ आसानी तो इन्हें मिली, सुलभता तो मिली, लेकिन इसके साथ साथ एक कठिनाई भी इन्हें देखने को मिली। क्योंकि आज है प्रिंटिंग काल का जो युग है, आज पुस्तकें प्रिंटिंग की जाती हैं, प्रिंट की जाती हैं, लेकिन इस काल में प्रिंटिंग प्रेस का विकास नहीं हुआ था। तो ऐसे में जो पुस्तकों का प्रतिकृति निर्माण करना था, उसके लिए लिपिकार, लिपिक और नकल नवीस, इनका सहारा लिया जाता था।
ये क्या करते थे, ग्रंथों को उतारते थे और उसकी एक प्रतिकृति का निर्माण करते थे। कैसे बनाते थे ग्रंथ, हाथ से लिखकर। तो इस दौरान जब ये किसी पुस्तक का, किसी ग्रंथ का प्रतिकृति तैयार करते तो उसमें ये अपने शब्द और वाक्य का समावेश कर दिया करते थे। जैसे यदि कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं, इन्हें कोई शब्द और वाक्य समझ नहीं आ रहा तो ये अपने समझ से नए शब्दों का समावेशन कर देते थे। तो ऐसे में अनेक प्रतिलिपियों का निर्माण होते 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 ये मूल ग्रंथ से काफी अलग हो जाता था। तो ऐसे में अब इतिहासकार हैं, उन्हें किसी मूल ग्रंथ का अध्ययन करना होता था तो ये क्या करते थे, अलग अलग प्रतिकृतियों का अध्ययन करते थे ताकि वो मूल ग्रंथ के जो विषय वस्तु है उसका जानकारी प्राप्त कर सकें। तो एक और समस्या देखने को मिली, इतिहासकार समय समय पर अपने इतिहास, अपने पुस्तक थे उनका संशोधन करते थे। यानी इस काल के जो लेखक हैं, इतिहासकार हैं इस काल के, वो अपनी पुस्तक का संशोधन करते थे एक समय के पश्चात। तो वर्तमान जो इतिहासकार हैं इनके लिए ये एक दुविधा का प्रश्न हो जाता था कि मूल ग्रंथ कौन सा है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, नीतिक समूह। अब इतने लंबे समय के दौरान आपको नई नई प्रौद्योगिकियां का विकास होता है वो देखने को मिलता है। जैसे सिंचाई में रहट हो गई, कताई में चरखे का विकास हो गया, नए नए खान पान आपको देखने को मिलते हैं। नई नई संस्कृति के लोग यहाँ आते हैं, तो जैसे आलू, मिर्च, टमाटर, ये पुर्तगाली, ये सब लोग लाए। तो इसी प्रकार से अलग अलग यहाँ पर खान पान, वस्त्र, नई संस्कृतियों का विकास और नए प्रौद्योगिकियों से नए नए आर्थिक समूह का विकास होने लगा। तो ऐसे में ये क्या हुए, अलग अलग सामाजिक समूह के और राजनीतिक समूह के रूप में उभरने लगे हैं। अब इसी दौरान जो एक नया समुदाय अस्तित्व में आता है, यानी जिसकी महत्ता स्थापित होती है, राजपूत समुदाय। यह 8वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान यह आपको प्रभुता के साथ में दिखाई पड़ता है। अब ये राजपूत समुदाय होता कौन कौन था, तो ये स्वयं को वैदिक काल के क्षत्रियों से संबंधित होने का दावा किया करते थे। सभी योद्धा, राजा, सामंत और सभी सैनिक, सेनापति है, वो स्वयं को इस समुदाय के अंतर्गत रखते थे। यानी वह सभी व्यक्ति जिनका समाज का सुरक्षा का दायित्व होता था, वे स्वयं को राजपूत समुदाय के अंतर्गत रखते थे। इसी काल में आपको दिखाई पड़ेगा कि इन राजपूत समुदाय का कवि और चारण इनके वीरता का, इनके उदारता का गुणगान करते हैं। और एक और जो राजनीतिक रूप से और अन्य समूह आपको दिखाई पड़ेंगे, मराठा, सीख, अहोम और अन्य समुदाय आपको दिखाई देंगे कि वो भी धीरे धीरे राजनीतिक रूप से शक्तिशाली होते चले गए हैं। अब जंगलों की कटाई बढ़ गई, खेती का दायरा बढ़ता चला गया। जंगलों की कटाई बढ़ने से जो वनवासी वन में रहते थे, अब उन्हें विस्थापित होना पड़ा, यानी दूसरी जगह जाना पड़ा अपने आवास के लिए। तो कुछ वहीं पर कृषक के रूप में परिवर्तित हो गए, यानी उन्होंने अपनी जो आजीविका थी परंपरागत रूप से उस पर अपना निर्भरता छोड़कर कृषि को अपना लिया। तो आपको यहाँ पर्यावास में उनके परिवर्तन देखने को मिलता है। अब यही जो नए वनवासी निकले, वो अगल बगल के भूस्वामी जमींदार के यहाँ काम करने लगे, उनके यहाँ बिगारी करने लगे। अब ये एक व्यवस्था के अंतर्गत आ गए थे, यानी अब तक ये वन में रहते थे,
ये सबसे अलग कटे हुए थे। इनकी जो जिंदगी थी, इनकी जो संस्कृति थी वो बाहर के लोगों से अलग थी, लेकिन अब इस व्यवस्था के अंतर्गत आने से इन्हें कर का भुगतान करना पड़ा। इनकी जो संस्कृति थी वो बाहरी लोगों के साथ मिलकर एक अलग संस्कृति, मिश्रित संस्कृति के रूप में सामने दिखाई पड़ती है। अब इसमें कुछ व्यक्ति हैं जिनके पास उपजाऊ भूमि थी, वे आर्थिक रूप से समृद्ध होते चले गए। तो समाज में जो आर्थिक समानता थी इसमें अंतर बढ़ने लगा, यानी लोगों का जो पृष्ठभूमि था उसमें आपको अलग अलग व्यक्ति दिखाई देने लगे। तो इस अंतर ने समाज को अनेक जातियों और उपजातियों में बांट दिया। अब इनमें लोगों का जो दर्जा होता था वो उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि, उनके सत्ता कितना, उनका प्रभुत्व कितना है समाज पर, इस पर निर्भर रहा करता था। इसके अंतर्गत उन्हें उच्च दर्जा या निम्न दर्जा में रखा जाता। लेकिन एक बात जो गौर करने वाली है वो ये कि यह स्थायी नहीं था। समय के साथ उनके दर्जे परिवर्तित हो सकते थे, बशर्ते उनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हो। अब इन जातियों के अंतर्गत सभी जैसे अलग अलग जातियां बट गई, इन जातियों में एक सामान्य नियम बनाया जाता था इनके सदस्यों के लिए, जिसका पालन करवाते थे बुजुर्गों की एक सभा थी जिसे बोला जाता था जाति पंचायत। यह निर्धारित करती थी कि इनके सदस्यों को किन किन नियमों का पालन करना है। दूसरा, ये जिस गांव में रहते थे वहां के मुखिया जिस नियम का निर्माण करे उनका भी इन्हें पालन करना था। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है नए क्षेत्र और साम्राज्य। क्षेत्र और साम्राज्य। इस काल के दौरान आपको अलग अलग क्षेत्रों में एक अलग साम्राज्य, एक अलग वंशावलियां देखने को मिलेगी, जो जिनका जो स्थानीय विशेषताएं हैं उसके अंतर्गत ये अपने साम्राज्य को ढालते थे। इनके प्रशासन, इनकी जो संस्कृति थी वह क्षेत्रीय विशेषताओं पर निर्धारित रहती थी। चोल हो गए, मुगल हो गए, मुगल से पहले दिल्ली सल्तनत के शासक हो गए। दक्षिण में चले जाए आप, दक्षिण के शासक हो गए। इन सबों में आपको दिखेगा कि ये सब क्षेत्र के लिए आपस में इनका टकराव होता रहता था, ये एक दूसरे से भिड़ते रहते थे। लेकिन एक बात जो देखने को मिलती है कि भले ये अलग अलग क्षेत्र के शासक रहे हों, अलग अलग क्षेत्र के शासक हों, लेकिन इनकी संस्कृति में समन्वय और आपको समानता दिखाई देगी। इसका मुख्य कारण है कि जैसे मुगल है, इसका शासन भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर था। तो ऐसे में जो भी क्षेत्रीय शासक बनता था वो अपने प्रशासन का निर्माण करते समय मुगल प्रशासन का सहारा लेता था, इसे आधार बनाता था। तो आपको एक समानता दिखाई देगी यहाँ पर। अब हमारा अगला टॉपिक है पुराने और नए धर्म। जो धर्म है वो व्यक्तिगत था, साथ में ही समुदाय के रूप में भी धर्म देखने को मिलता है यहाँ पर कि लोग एक समूह के रूप में संगठित हो जाते थे और एक ही आस्था का, एक विश्वास का पालन किया करते थे। जैसे हिंदू धर्म, इस दौरान में हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं का स्थापना होता है, राजा हैं अधिक मंदिरों का निर्माण करने लगे। इस काल में पुरोहित हैं, उनकी एक अलग महत्ता स्थापित हो गई, यानी इन्हें समाज में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया जाने लगा। क्यों? क्योंकि ये जो वेद धार्मिक ग्रंथ थे संस्कृत में, इसे पढ़ने में सक्षम थे, इसकी ये व्याख्या किया करते थे। दूसरा, इन्हें संरक्षण प्राप्त होता शासकों से,
राजाओं से वे इनका समर्थन क्यों करते? ताकि समाज में इनकी प्रतिष्ठा राजा की बढ़ जाए। अब धार्मिक जो कर्मकांडी गतिविधियां हैं वो अत्यधिक बढ़ती चली गई। जो समाज के निम्न वर्ण के लोग थे उनके लिए इसे पालन करना अत्यधिक कष्टकारी होता चला गया। उन्हें मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता। जाति प्रथा है वह थोड़ी प्रभावकारी होती चली गई। तो ऐसे में भक्ति काल दिखाई पड़ता है, यानी भक्ति का विकास हुआ। अब लोग व्यक्तिगत आस्था रखते और ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से उनके प्रति त्याग से ईश्वर की पूजा करते, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते थे। इसी दौरान नए धर्मों का भी आगमन होता है, जिसमें इस्लाम हमारे यहाँ एक नए धर्म के रूप में प्रवेश करता है। यह लोकप्रिय होता है क्योंकि इस काल के दौरान जो मैंने बताया कि कर्मकांडी गतिविधियां अत्यधिक चरम सीमा पर पहुंच गई थी। समाज में भेदभाव का बोलबाला था। इस्लाम ने सभी के लिए समानता का नियम अपनाया, यानी इसने अपने धर्म के दरवाजे सभी लोगों के लिए खोल दिए, चाहे वो किसी भी जाति को हो, चाहे उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि क्या कुछ भी हो। ऐसे में इस्लाम अत्यधिक लोकप्रिय होता चला गया। तो बाद के समय में इस्लाम में भी अलग अलग विचारधाराओं के कारण ये भी दो भाग में बटा दिखाई देता है, शिया संप्रदाय और सुन्नी संप्रदाय। बाद में फिर इसमें सुधार होने के इसमें सुधारवादी विचारधारा सम्मिलित होती है सूफी विचारधारा का। तो इस प्रकार से नए धर्म आपको दिखाई पड़ते हैं और पुराने धर्मों में कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। अब है हमारा अगला टॉपिक समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहास। जब सामान्य व्यक्ति इतिहास को देखता है तो वो सोचता है कि यहाँ सिर्फ समय का परिवर्तन होता चला जा रहा है, यानी कल तक 700 ईस्वी था, फिर 1750 ईस्वी आ गया। लेकिन जो इतिहासकार है वह इसे सिर्फ समय के परिवर्तन के रूप में नहीं देखता, अपितु इसके पीछे वह देखता है कि अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आया, इस दौरान सामाजिक परिवर्तन क्या हुआ, सामाजिक सांस्कृतिक, ताकि यदि उसे इतिहास को अनेक कालखंड में बांटना पड़े वो क्या करेगा, समान विशेषता रखने वाले कालखंड को एक कालखंड में रख देगा ताकि इसके अध्ययन इसका आसान हो जाए। हम देखते हैं कि अंग्रेज ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इनका मानना था कि जो इतिहास में परिवर्तन हो रहा है वह शासक के धर्म में परिवर्तन के रूप में सामने आता है। इनका अर्थव्यवस्था, सामाजिक और संस्कृति, समाज और संस्कृति से इनका कोई वास्ता नहीं था। ऐसे में इतिहास का अध्ययन करना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो सामान्य व्यक्ति थे उनकी जो मुख्य जिंदगी थी वह इस दायरे में सम्मिलित रहती है। यानी यदि हम इनका अनुसरण करें तो फिर ये जो सामान्य व्यक्ति हैं इनका इतिहास में कोई महत्व नहीं रह जाएगा, यानी ये इतिहास से विलुप्त हो जाएंगे। फिर हमारा जो सारा मुख्य केंद्र बिंदु हो जाएगा वो सिर्फ शासक के धर्म। ऐसे में इस विचारधारा को अस्वीकार कर दिया गया है, यानी ये विचारधारा प्रासंगिक नहीं है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।